और इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रोफेसर धवलीकर साहब को भी आज लगा होगा कि पंकज ने क्या कमाल कर दिया। तो बहुत बहुत बधाई आपको इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए। और इन सबकी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी बैठे हैं शायद उनके मन में यही भाव होंगे, कौन सा दिल है जो गदगद नहीं, कौन सा दिल है जो गदगद नहीं। आपके व्याख्यान से फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं कहता हूं और ये सब चुप है। आप सहमत होंगे? इसके बाद मैं आपको एक पूछना चाहता हूं कि आजकल जो राइट टू एजुकेशन में हमारी स्कूल्स में गवर्नमेंट द्वारा जो एक कंपल्शन किया है कि 25 to 30% वो स्टूडेंट्स जो किसी कारण अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं उनको हमें एडमिशन देके उनको पढ़ाना है। मुझे कहीं तो भी लगता है कि इस प्रकार के जो आपके डिजिटल एजुकेशन का जो ये सोचना है, वैसे कुछ पैकेजेस, क्योंकि उसमें क्या एट पार स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नहीं है। वो जो स्टूडेंट जो पहले से ही उस सीबीएसई स्कूल में पढ़ा है और जो बीच में से एंट्री ले रहा है, उनके बैकग्राउंड लेवल में फर्क है। उस कारण कभी कभी मुझे डर लगता है कि वो उतना कोप अप कर पाएंगे कि नहीं। तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में? कृपया बताइए। तो इंदौर का सबसे अच्छा स्कूल कौन सा था? बाल विनय मंदिर। और बाल विनय मंदिर एक शासकीय स्कूल था। तो आई थिंक the requirement is that the state cannot run away from the responsibility of education. It has to make sure, if अगर बाल विनय मंदिर 20 साल 25 साल 30 साल पहले शासकीय विद्यालय होने के बावजूद सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था, तो आज क्या वजह है कि बाल विनय मंदिर जैसे स्कूल, शासकीय स्कूल हजारों लाखों नहीं हो सकते? सरकार के पास पैसे नहीं है, ये तो झूठ है। सरकार राइट टू एजुकेशन के बारे में अगर ये कहा जाए तो राइट टू एजुकेशन के बारे में ये पहला बिल था जिसके बारे में किसी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। जिस दिन ये राइट टू एजुकेशन बिल इंप्लीमेंट हुआ था, उस दिन उन्होंने एक वादा किया था। मैंने जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में जो बॉटलनेक्स करे हैं, उसमें आपने देखा होगा मैंने दो चीजें नहीं लिखी हैं। Lack of resources to me is not a bottleneck, because that is a commitment by the Prime Minister of this country that lack of resources will not come into being. जब lack of resources गवर्नमेंट के पास कंस्ट्रेंट नहीं है तो इस तरह की टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकती? I think why are we focusing on this wrong issue of taking 25% or 20% or 30%? Why are we talking about reservations? Why are we not talking of empowerment? So I would feel that the need of the hour is that we revive public educational system. Unfortunately, the government today in last 20 years has ceded space on public services. And this is not in education, it is also in health. आप अगर यूके में जाएंगे तो उनका जो हेल्थ सिस्टम है, that is one of the best. 20 साल पहले बाल विनय मंदिर सबसे अच्छा स्कूल था, तो सबसे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा था? चोइथराम नहीं, एमआई हॉस्पिटल था। The best of the hospitals in the country and the best of the schools in the country, IITs क्या है? प्राइवेट सेक्टर रन है। GSITS क्या है? It's a government funded institute, and these are the best. ये क्या वजह हो सकती है कि IIT बेस्ट है, IIM बेस्ट है, GSITS बेस्ट है, तो बाल विनय मंदिर बेस्ट क्यों नहीं है आज? So the government has to reclaim this private space, this space for public services. I would honestly claim, suggest that. Sorry. मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा आपसे, मैं आई कम टू माय पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन बिट। इन सब में ये अच्छी इंस्टीट्यूशंस क्यों थी? क्योंकि इनमें सब में जो टीचर्स थे
जो टीचर्स थे उनका वो कमिटमेंट लेवल था, वो उस लेवल के टीचर्स उन इंस्टीट्यूशंस में आए पढ़ाने के लिए। GSITS में उस लेवल के टीचर्स आए उस समय पढ़ाने के लिए, बाल विनय मंदिर में उस लेवल के टीचर्स आए, क्योंकि जो स्टेट है उसको वेलफेयर इश्यूज में सामने आने के लिए उस तरह का अट्रैक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। IITs में प्रोफेसर पढ़ाने जाते हैं, परंतु दूसरी जो सपोज करो बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, आई एम सॉरी आई एम naming some institution, but why somebody will not go to a inferior institution which is also run by government, some other government, क्योंकि वो अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पाती। तो टीचिंग कम्युनिटी के लिए वो अट्रैक्शन क्रिएट कर पाना एक वेलफेयर स्टेट का काम है ना। तो वो दैट नाउ इज लैकिंग, बाल विनय मंदिर नाउ इज इन दैट स्टेट बिकॉज इट इज नॉट दैट अट्रैक्टिव नाउ, which was 20 years 30 years back. I have one question regarding digital education also actually, क्योंकि we are also nowadays lot of information overload is there on digital communication systems. Lot of information overload is there, but if you don't have teachers like D.G. Davlikar and all that, who were able to out of a book containing 1000 pages, they used to narrate us in 10 pages. This is the crux of the whole book. So you require all those things for from the digital data also. How to limit that? That also is a question. I think it was Archimedes who once said that give me the correct center of gravity and a handle long enough and I will move the earth. And this is a reality. The only thing which I want to point out through my lecture, my talk here, is that one can make the same application of that principle here. Let there be one Professor Davlikar, and you have the power of technology, and you can revolutionize the entire civil engineering education in this country. That is the power of technology. Limited number of teachers is not a constraint any longer. We have the technology. Do we want to use it? Or we want to limit that technology only to video games? I'm just bringing a different aspect of digital literacy. So I think we have the technology, and limited number of teachers is not a constraint, because we can extrapolate their potential n times. Imagine holographic technologies. If holographic technologies can be used in election campaigns, why can't holographic projections be used to project one teacher in all the engineering colleges in this country? All you need is one good man or one good woman. And sure, we have such people around even today. Actually, this is what we are trying to do through this program called Digital Literacy with a Purpose, because every youngster today wants to learn information technology. I was in Ahmedabad, एक स्कूल में था, मदरसा बोर्ड का स्कूल था, और वहाँ पे 4वीं 5वीं के बच्चे थे, और उन सब से मैंने पूछा कि आप में से कंप्यूटर कौन सीखना चाहते हैं। तो कैसे किसी ज़माने में जैसे किसी बच्चों को पूछा कि आप क्रिकेट कौन खेलना चाहेगा, तो सब लोग हाथ खड़ा करते थे। उस तरह से बच्चों ने हाथ ऊपर किए कि हमें कंप्यूटर सीखना है। बच्चों को कंप्यूटर आप सिखाएंगे तो कंप्यूटर सीखने के बाद एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को कंप्यूटर सीखना ये तो एक निहायत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें डर लगता है कि बच्चे कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं। How to use the computer is one thing, and what to use it for is another. और इंटरनेट तो it's wild west, उस पर कुछ भी होता है। तो if we can imbibe those social values, and this is what we are trying to do. मैंने आपको जो 2 clippings बताई, और भी clippings हैं, ये तो 1 घंटे का 1.5 घंटे का presentation है। तो इस तरह से अगर हम clippings उनको समझने वाली भाषाओं में अगर बता सकें, और उनको कंप्यूटर लिटरेसी के साथ उस कंप्यूटर लिटरेसी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर इन बच्चों को मालूम हो गया कि यूएन, आज यहाँ बैठे हम लोग, किसी को मालूम नहीं यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, मुझे भी नहीं मालूम था। PhD करने के लिए जब पढ़ाई की तब मैंने सीखा।
तो अगर ये बच्चे खड़े हो जाएं और ये कहें कि नहीं यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में इंडिया में क्या हो रहा है, एंड दे राइट ब्लॉग्स, दे स्टार्ट राइटिंग, दे स्टार्ट ट्वीटिंग अबाउट इट, तो डू यू रियली थिंक व्हाट हैपेंड इन दिल्ली विल बी वन टाइम इंसिडेंट? It will happen again and again and again, and it will be a painful process for many. But that's the process we have to go through. Revolutions are not painless things. They are painful things. But today we have the power, we have the technology. तो आपका सवाल उसी में आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह का उसने गाना देख लिया तो कहीं जाके यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता करेगा ये क्यों हो रहा है, आरटीई का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा। जब अगर सेनेगल में हमने एग्री किया था कि 2010 तक हर बच्चे को 8 साल का एजुकेशन मिल जाएगा, तो क्यों नहीं मिल रहा है? इसके बारे में क्या हो रहा है? अगर इस तरह का डिबेट शुरू हो जाए तो काफ़ी कुछ आगे हो सकता है। और ये काम दिस इज गोइंग टू बी डन not by people who are above 50, people like me. It would be done by people less than 20, जो किसी जमाने में हम थे।